अब हम पहुँच रहे हैं 11वें भाव में और 11वां भाव जैसा कि हमारे दर्शक पाठक सब जानते ही हैं, लाभ का है, पिता के बड़े भाई जी, का है, स्वयं के बड़े भाई का भी है। हाँ, अ, यहाँ से लाल किताब का एक नया दृष्टिकोण मिलता है कि लाल किताब कहती है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, उसका उपाय नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 11वें भाव में अधिकतर ग्रह अच्छा फल देते हुए देखे गए हैं, अकॉर्डिंग टू लाल किताब। लेकिन चंद्रमा और केतु के लिए थोड़ा-सा क्लॉज़ लगता है, तो हम उस पे भी चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम पहुँचते हैं 11वें भाव में यानी 11 खाना जो आएगा लाल किताब के अकॉर्डिंग जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि यहाँ हम भाव या खाने की बात कर रहे हैं, राशियों की बात नहीं हो रही है। तो 11वां खाना अगर जो है आपका वहाँ पर विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, तो अकॉर्डिंग टू लाल किताब वो क्या फल देंगे, ये हम जानेंगे डॉक्टर विजयनाथ जी से। जी, जी। अब समय को देखते हुए बहुत शॉर्ट में भी चलना पड़ेगा। जी, तो खाना नंबर 11 लाल किताब का सिद्धांत है कि 11th हाउस में कि बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 11वां घर आमदनी का है और वो ऐसा घड़ा है जो धन से भरा हुआ है, ये कुंभ है। कुंभ मतलब ऐसा घड़ा है जिसके अंदर धन, दौलत या मान जितनी भी चीज़ें हैं, जो प्राप्ति के हैं जो जीवन में, वो उस घड़े में पाया गया है। तो इसलिए 11th हाउस या खाना नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब कोई ग्रह 11वें घर को नहीं ले रहा था, तो शनि की कूटनीति बहुत यहाँ काम की, उसने जाकर के कुंभ को उठा लिया। जब जैसे ही वो कुंभ को शनि ले लेता है, मतलब उसका मालिक बन जाता है, तो सारे ग्रहों के खान खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि अब जो धन चाहिए, तो वो तो शनि के पास जाना ही पड़ेगा, बहुत सुंदर। क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही शनि ने ये घड़ा उठा लिया, तो शनि का 2 मकसद था, वो शनि जानता था, ये पहले तो धन-दौलत है, दूसरे पानी भरा हुआ है, हम सारे ग्रहों को पानी में डुबा-डुबा के मारेंगे, देखिए कोई ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत तो सुंदर। तो शनि जो है यहाँ पे कुंभ को ले लिया, लेने के बाद सभी ग्रहों को ये पता चला कि इसकी महत्व क्या है लाइफ, क्योंकि दुनिया में चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे अपराधी हो, चाहे सज्जन हो, चाहे कोई भी हो, सबको धन की ज़रूरत है ही, बिल्कुल, लक्ष्मी की ज़रूरत है ही। इसीलिए सारे ग्रह लाचार हो गए कि हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन धन नहीं दे सकते, क्योंकि धन जो है मेरे अधिकार में नहीं है, वो शनि के अधिकार में है। तो शनि यहाँ पे जब कुंभ को ले लेता है, तो सारे ग्रह जो है असहाय हो जाते हैं। ये बहुत हम सुंदर। क्या कर सकते हैं? तो इसलिए 11 घर को किसी उपाय की ज़रूरत लाल किताब को नहीं। वैसे भी वैदिक ज्योतिष भी बोलता है कि अगर हमारा कोई भी ग्रह खराब हो जाता है तो 11th हाउस धन के मामले में बुरा नहीं करता। भले दूसरे मामले में करे, बड़े भाई को नुकसान करे या और नुकसान करे, लेकिन धन के मामले में हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वो भी अच्छा माना गया है कहीं। तो यहाँ पे जो है 11th हाउस बृहस्पति को अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पे बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाता है। जहाँ बृहस्पति अभी कमज़ोर था, तो जी, 11वें घर में बृहस्पति शनि ने बृहस्पति को बैठा करके न्याय का पूरा अधिकार जो है बृहस्पति को दे दिया, कि आप जैसा चाहें वैसा न्याय करें, आपको पूरा अधिकार। तो ये जो है हम जो भी अपने जीवन में अच्छा या बुरा कर रहे हैं और उसके अनुसार जो भी परेशानियाँ होती हैं, तो ये प्रकार का 11वां खाना जो है अपील का खाना माना गया है। यहाँ पे अपील होती है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और बृहस्पति न्याय करता है। तो अब यहाँ पे चंद्रमा को माना गया है कि चंद्रमा जो है 11वें घर में ज़्यादातर लाल किताब का कहना है कि चंद्रमा 11 घर में अगर बैठता है, तो माँ के लिए अच्छा नहीं मानता। जी, माँ के स्वास्थ्य पे बुरा असर डालता है या उनकी आँख में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो लाल किताब टोटली यहाँ पे चंद्रमा को और कहीं नहीं तो केवल माँ के लिए अच्छा संकेत नहीं दिया हुआ है। तो चंद्रमा यहाँ पे रहने से माँ के स्वास्थ्य में गड़बड़ी पाया गया है। ये लाल किताब का मतलब यहाँ पे सिद्धांत है और कहीं नुकसान नहीं करता, क्योंकि गुरु है, गुरु का न्याय का कारक है। केवल मदर के लिए यहाँ बोला, क्योंकि चंद्रमा मदर का कारक है वहाँ पे। तो वैसे ही वैदिक ज्योतिष भी 11th हाउस में 4 से अष्टम हो जाता है।
तो भी अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ बिल्कुल, भी लाल किताब कहीं न कहीं वैदिक और हमारा कहीं न कहीं मैचिंग कर भी जाता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जो नज़रिया इसका अलग, सिद्धांत अलग है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैचिंग नहीं करता, बहुत जगह मैचिंग हो जाता है। तो यहाँ पे जो है माँ के लिए अच्छा नहीं, तो उसमें दिया गया है कि ऐसे में वो बृहस्पति का उपाय अगर करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और वहाँ भी दिया गया है कि रात का दूध का सेवन ना जी। अंधेरे के बाद दूध का सेवन ना करें। करें। सूर्य 11th हाउस में बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य बृहस्पति शनि का घर है, तो बृहस्पति का घर माना गया है। सूर्य आमदनी का ज़रिया है, राजकीय हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे कहीं भी हो, सूर्य का अधिकार बड़ा अच्छा पाया गया है। सूर्य यहाँ पे बहुत ताकतवर हो जाता है और मान-सम्मान जीवन में उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी उसको नहीं आता है। उसके रहते हुए उसका परिवार जो है दिनों-दिन उन्नति करता है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे सब कुछ हो, वो तरक्की इसमें सूर्य को देखा गया। बस यही है कि यहाँ पे बोला गया है कि सूर्य चूँकि एक सात्विक ग्रह है, लाल किताब में बड़ा एक अच्छा शब्द आया है, सूफी और आशियाना, मतलब सूर्य को सूफी बोला है, लाल किताब। शुक्र को आशियाना बोला है। इसीलिए जब सूर्य शुक्र होता है तो सिद्धांत विपरीत हो जाते हैं। एक सूफी है तो दूसरा आशियाना है। बहुत बढ़िया। तो लाल किताब में ऐसे-ऐसे शब्द आए हैं जिनका वाक़ई में बड़ा ही बात से या सिद्धांत से ही समझ में आता है। तो सूर्य अगर है 11th हाउस में, तो ऐसा जातक खान-पीन का प्रयोग झूठ ना बोले, शराब ना पिए, शराब का सेवन ना करे। जितना वो सात्विक रहता है तो सूर्य का परिणाम जो है इसमें अपने आप 11th हाउस का उसको मिलता है। यही है कि उस सेवन का जो मदिरापान है, जो सेवन है या जी, गलत सत्संग का सेवन वो ना करे। तब इसमें सूर्य जो है किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। इसी प्रकार से हम मंगल की बात आते हैं। बहुधा मंगल भाई का कारक तो है। अगर मंगल अच्छा है तो भाई भी साथ देता है, अगर मंगल खराब हो जाता है तो भाई भी साथ नहीं, नहीं। तो मंगल जब आमदनी के घर में बैठ जाता है, खाना नंबर 11 में बैठ जाता है, कम एज में ही जातक जो है बहुत कुछ धन कमा लेता है, तो व्यापारी बना देता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि 11वें घर में अगर मंगल है तो अधिकांश जातक व्यापारी इंटरप्राइजेज़ में चले जाते, बिज़नेस के क्षेत्र में चले और हाथ में भी मंगल क्षेत्र से एक रेखा निकल मंगल क्षेत्र से मतलब 2 क्षेत्र है। तो हमारा जो अंगूठे के बगल जो क्षेत्र है वो अच्छा मंगल माना जाता है। वहाँ से एक रेखा निकल कर के सीधा हथेली के बीच में आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से ये देखते हैं कि मंगल 11th हाउस में तो आदमी को व्यापारी बनाता है, वो जो धंधे में लिप्त कर देता है। लेकिन वहाँ पे ये भी देखा गया है कि शायद लाल किताब के हिसाब से कि उसको मेल संतान नहीं रखा। ये देखने वाली बात है। हालाँकि 1-2 कुंडलियों में हमने देखा हो, लेकिन पूरी तरह कहाँ तक सही है, तो उसमें वो बोलता है कि मेल संतान उसको नहीं होते, इवन लड़कियाँ रहती हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात आपने बताई है, क्योंकि अनुभव में तो अभी तक मैंने तो नहीं देख पाया इतना, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हम इस पे काम करें, देखें कि अगर मंगल 11वें भाव में है, तो पुत्र संतान नहीं होती है। जी, और जब तक वो मेल नहीं होता है, तब तक उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। जैसे मेल संतान होता है, उसके जीवन में आर्थिक उन्नति अपने आप बढ़ने लग तो लाल किताब लिखा है, एक आध 2 कुंडलियों में तो ख़ैर आपने देखा, मैं देखा हूँ और बात तो सही है, लेकिन एक ही 2 कुंडली से तो बहुत कुछ कहना कठिन है।
लेकिन अभी अनुभव में हमको भी आया है, मैं भी बहुत सारी कुंडलियों को देखा हूँ। लेकिन अब किसी जातक को ये भी नहीं बोल सकते हैं कि भाई अगर ऐसा बोलेंगे तो मान लीजिए अब 2 लड़कियाँ हैं, तब लड़के होंगे कि नहीं होंगे या बंद करा देते तो परेशानी विपरीत परिस्थिति आती है, तब उसके मेंटल में थोड़ा-सा अच्छा असर नहीं रहता। तो कहीं जानते हुए भी हम लोग चुप हो जाते हैं, कि भाई बिल्कुल, परिस्थिति तो बनी है, अगर कोई मेल इश्यू हो जाता है तब तो उसकी उन्नति होती है, नहीं तो हम कितना भी उपाय करें, उपाय अपनी जगह है। तो ऐसे में भी ये देखा गया है कि उसको यहाँ भी वही है कि मधु जो है या गंगा जल का सेवन करता है, अगर पूजा-पाठ में वो पहले गंगा जल का सुबह-सुबह सेवन कर लेता है। 1 चम्मच, 2 चम्मच शुद्ध गंगा जल का सेवन करता है या शुद्ध पानी का सेवन करता है, वो भी बहुत अच्छी बात, तो भी उसको परिणाम मिलता है, कि चाहे वो गंगा जल का सेवन कर ले, चाहे वो मधु जो है वो चांदी की डिबिया में रख कर के पूजा स्थान पे रख दे, कहीं भी रख दे, तो भी इसका फ़ायदा होता है। तो ये देखा गया है कि कहीं-कहीं लाल किताब का जो बात लिखता है तो थोड़ा-सा समझना पड़ता है। कहीं-कहीं सही आ जाता है लेकिन अब हर तरह से पूरी तरह से सही है कि नहीं है, ये पूरी तरह कहना तो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन लाल किताब का जो असूल है, जो सिद्धांत है, कहीं न कहीं काम करता है। जी। अब यहाँ पे बुध, बुद्ध की बुद्ध की बुद्ध जैसा बहन-बुआ का कारक है, बेटी का कारक, बेटी का आशीर्वाद मिलता है, बहन-बुआ का आशीर्वाद मिलता है। 11वें घर में बुध अगर आ जाता है, तो अगर इस टाइप से व्यापार में घाटा होता है, कारोबार में घाटा होता है, बहन-बेटियों पर बुरा प्रभाव डालता है या उद्योग-धंधा हमारा जैसा चल रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बुध का उपाय बोला गया है। घर में जैसे कुछ लोग मनी प्लांट लगा देते हैं, चौड़े वाले पत्ते लगा देते हैं, तो वो ना करें। यानी मनी प्लांट ना लगाएँ या चौड़े पत्ते वाला बुध से पौधा संबंधित लगा पौधे, देते हैं। तुलसी, रबड़ का हाँ, तो प्लांट उसका वगैरह लगाएँ। हाँ, उसका उपयोग ना करें और अगर विशेष परिस्थितियाँ उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बिज़नेस में हमारे घाटे में हो रहे हैं या बेटियों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है या बहन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो तांबे का जो है गोल तांबा, स्क्वायर नहीं यहाँ गोल तांबा, बुध मतलब गोल, तो तांबे को सुरा करके अगर उसको गले में हम बाँध लेते हैं, तो इसका प्रभाव जो है दूर हो जाता है और अच्छे परिणाम जी, हमको मिलते कुछ लोग इसको हैं। यहाँ पे तांबे का छेद सूर्य का वाला मोती सहस्त्र वाला पैसा भी कहते हैं और वो हाँ, खाकी धागे अरे में या सफ़ेद धागे में जातक को पहनना चाहिए। जी, बिल्कुल। पहले ये बहुत प्रथाएँ थी, आज से नहीं बहुत पहले जब हम जी, लोग बहुत बिल्कुल, बचपन बिल्कुल। में तो छेद वाला पैसा हम लोग पहनते थे, कमर में बाँधते थे। तो लाल किताब कहीं-कहीं ये दिया है कि जब भी महामारी होती थी, तो तांबे का पैसा जब सुराख करके या इसको पहनते हैं तो महामारियाँ से आदमी बच जाता है। ये लाल किताब में इसका वर्णन है। ये जब ओरिजिनल किताब आप देखेंगे सर तो ओरिजिनल किताब में इसका बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि ऐसी चीज़ों का कान का छेदा कराना, तांबे का पैसा सुराख करके या छेदा करके पहनना, ये बड़ी-बड़ी बीमारियाँ या बड़ी महामारियों से हमें बचाता है। हम लोग क्या है कि बढ़ते हुए वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हमने भूल गया। अब आज मेरी पतन और मेरी परेशानी का कारण भी स्वतः अपने आप बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हम जो थियरी है, जो सिद्धांत है, जिसके लिए बनाया गया था, उसका भी दुरुपयोग हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। यह देखा गया, कि ये जो तांबे का पैसा जो सुराख करके अगर कोई भी कभी भी पहने, तो उसको जो अचानक कोई महामारी या ऐसी बीमारियाँ से वो बचा जा सकता है, बचा है। क्योंकि वो बीमारियों के लिए ज़्यादातर वो अब इसके बाद हम बृहस्पति की बात करते हैं। जी, बुध के बाद बृहस्पति। बृहस्पति 11th हाउस में न्याय का कारक है, वो बैठा हुआ है और शनि अगर उसके साथ अच्छा है या शनि हमारी कुंडली में बहुत बढ़िया उच्च का है या अच्छे ग्रहों से संबंध बना है, अच्छे खानों में है, तो यहाँ पे बृहस्पति जो है बहुत अच्छा परिणाम देता है। लेकिन जहाँ यहाँ पे धन, दौलत, मान-सम्मान की कोई कमी नहीं रहती।
जैसे खाना नंबर 10 में यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ पे बृहस्पति अच्छा प्रभाव देता है, प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, संतान का हो चाहे किसी का भी हो, उसको शुभ परिणाम उसको मिलते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति जब 11th हाउस में बैठ जाता है, तो ये देखा गया है कि किसी की मृत्यु पे अगर कोई जातक सुनता है, हो जाता है, तो वो कफन का डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या किसी की मृत्यु पे अगर वो जाता है, शरीक हो जाता है, तो भी उसका परिणाम उसको बहुत अच्छा माना गया है। अगर मान लीजिए बृहस्पति किसी तरह से कमज़ोर हो जाए, कमज़ोर मतलब उसके स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का बुरा असर आ रहा है, या आर्थिक मंदी थोड़ा-सा कहीं उसको लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो किसी के मृत्यु पे वो ज़रूर जाए, शरीक हो, सम्मिलित हो, और हो सके तो कफ़न का अगर दान अगर करता है, तो बृहस्पति का नेक असर जो है, उसको, उसके परिवार को ज़ाहिर हो जाता है और बड़ी परेशानियों से वो बच जाता बहुत बढ़िया। है। अब शुक्र की बात आती है, जैसा कि अभी शुक्र का बात चल रहा है, 11th हाउस में शुक्र कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे खाना नंबर 10 की बात थी, वैसे यहाँ पे शुक्र का है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आया है, क्योंकि धन-दौलत अपनी जगह। लेकिन जिस जातक की कुंडली में खाना नंबर 11 में अगर वो शुक्र बैठा हुआ है, तो जातक की जो पत्नी होती है, वो अच्छी मिलती है, ये देखा गया। और पत्नी ही उसके भाग्य का कारक बनती है। स्त्री के द्वारा लाभ। हाँ, स्त्री के द्वारा। बढ़िया। तो पत्नी जो है यहाँ पे उसको, और पत्नी जो खानदान है वो भी अच्छा रहता है। यहाँ तक कि पत्नी का खानदान भी अच्छा माना गया है। मतलब हो सकता है रिच फैमिली के हो या अच्छे फैमिली के हो, और वो देखने में भी सुंदर, व्यवहार में भी अति सुंदर वो मानी गई है। तो जातक का जो भी परेशानी है यहाँ पे शुक्र जो है स्वतः ले लेता है। बहुत जातक को उतना परेशानी नहीं हो। ये है कि अगर शुक्र है और किसी कारणवश अगर खराब परिस्थितियों में फँस गया है, या राहु के साथ हो जाता है या केतु के साथ हो जाता है, तो जो 41 इयर्स एज है, 41 साल में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा विपत्ति घर पे आती है, और यहाँ तक कि उसके पति पे बहुत बड़ा हमला होता है। 40 साल के बाद 41 साल जब होता है, आगे-पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन 40 के बाद कभी भी अटैक या किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का है। अगर यह बात सही है और पाया है हमने कहीं कि जैसे ही 41 साल, 42 साल उम्र होती है, तो जातक, लेकिन हाँ, शुक्र के कारण बचने के चांसेस भी वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भाई गाय का दान करते हैं, सफ़ेद गाय का दान करते हैं, या शुक्र है घी, गाय का घी का दान करना, रूई का दान करना, ऐसे चीज़ों का अगर वो दान करते हैं, तो शुक्र का थोड़ा-सा प्रभाव, जो मंदा प्रभाव था, वो नेक में बदल जाता है और उसको परिणाम होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर शुक्र है, तो छोटे से पर मतलब उपयोग से हम बहुत बड़ा परिस्थिति बन सकते हैं। लेकिन हाँ, 41-42 में ही ये परिस्थितियाँ बनती है, पहले नहीं। तो अगर ऐसा बनता है, तो निश्चित है कि वो गाय का दान कर लें, या जो ये जो है घी का दान करें, किसी मंदिर में अच्छी जगह दान करें, रुई का रोज़ मंदिर में दान दे दें। 43 दिन तक तो प्रावधान है लाल किताब में, तो निश्चित है कोई भी उपाय 43 दिन तक करना ही है। अगर वो करता है, तो निश्चित है कि उसको फ़ायदा हो दे रहा शुक्र का 11th हाउस में प्रभाव। इसके बाद आता है शनि का। शनि का ही है। बिल्कुल। शनि बहुत ही पावरफुल रहता है। शनि 11th हाउस खुद का उसका घर है। तो यहाँ पे शनि जो है, जिस जातक की कुंडली में शनि है,
शनि का मतलब ही होता है कि जो भी धन दौलत कमाता है अपनी मेहनत से कमाए, अपनी ईमानदारी से कमाए, किसी से छल कपट धोखाधड़ी से अगर कमाया हुआ धन है तो उसको वो नुकसान कर देता है। तो शनि यहाँ पे एक न्यायकर्ता के रूप में आ जाता है। शनि सबके साथ वो न्याय करता है। शनि यहाँ पे 11th हाउस में बहुत ही अच्छा माना जाता है और विशेषकर अगर उसको जैसे यहाँ पे सूर्य हो जाए, तो भी 11th हाउस में सूर्य उतना बुरा असर वो नहीं डाल पाता, क्योंकि उसके सामने 5th हाउस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शनि के साथ बहुत सारे ग्रह, मंगल नहीं आने पाए, मंगल भी यहाँ पर अच्छा शनि जब 11th हाउस में है तो ये देखना पड़ेगा कि उसका मित्र अगर वो तीसरे घर में बैठ जाता है, जैसे बुध बैठ जाए उसका मित्र घर या उसका जो मित्र ग्रह अगर तीसरे में बैठ गए, तब तो शनि बढ़िया फायदा देता है, कोई नुकसान नहीं कर। अगर कोई उसके शत्रु ग्रह अगर वो तीसरे में बैठ जाता है, तब जो है शनि का परिणाम जो है उल्टा होने लगता है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा तीसरे घर में तो उसके मित्र बैठे हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया। शनि का उपाय जो है वही है, तेल का दान करें, शनि की आराधना करें, शिव मंदिर में जाए, काले चीजों का दान करें, सरसों का दान करें, जो भी है ऐसा करके वो दान कर देने से उनको फायदा होता है। इसी प्रकार से राहु का 11th हाउस में जो प्रभाव है यह देखा। राहु 11th हाउस में प्रभावशाली है। यहाँ भी अनाप शनाप विचारों से जातक जो है पैसा कमाता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज अनुमान में रहता है ये कि कैसे देखने भी में आया पैसा है कमाए। कि एकादश हाँ, राहु जो है वो बेईमानी की तरह से या गलत तरीके से ही धन देते हैं, जी, सरलता से धन नहीं देते। जी, नहीं, क्योंकि उसका सिद्धांत है। राहु और गुरु का शायद एक सिद्धांत 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। जी, गुरु ने कसम खाई कि मैं सीधा नहीं और टेढ़ा नहीं चलूँगा और हाथी ने कसम खाई कि मैं सीधा नहीं चलूँगा। मतलब देखिए यहाँ पे, ये गुरु का घर है, न्याय का घर है। राहु मतलब हाथी, हाथी बोलती है मैं सीधा नहीं चलूँगा, मैं टेढ़ा ही चलूँगा। वो लेकिन भी गुरु मत बोलता है साथ मैं है। टेढ़ा नहीं चलूँगा, मैं सीधा चलूँगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे राहु और गुरु का एक अपोजिट हो जाता है। दोनों का सिद्धांत मेल नहीं खाता। राहु जो है यहाँ गलत रास्ते से, टेढ़े-मेढ़े रास्ते से कुछ भी हो, वो धन कमाने की कोशिश करता है। गुरु बार-बार उसको मना करता है कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो हम मजबूर हो जाएँगे और तुम्हें हम सज़ा देंगे ही। लेकिन राहु मानता ही नहीं। वो गुरु को नेगलेक्ट कर देता है, उसके विचारों को नहीं मानता, उसके सिद्धांतों को नहीं मानता और चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे जो भी हो, वो रात-दिन वो धन कमाने के चक्कर में वो पड़ जाता है। जिसके कारण जो है संतान पर भी बुरा असर पड़ता है, मदर पे भी बुरा प्रभाव डालता है, यानी कहीं न कहीं वो बहुत सारा बुरा प्रभाव वो पूरे परिवार में वो डाल देता है। तो बड़ा रोचक है कि वाक़ई में दोनों के सिद्धांत में कितना फ़र्क है, एक-दूसरे के अपोज़िट। तो कभी-कभी लाल किताब बड़े तर्क पे बात किया है कि दोनों में सिद्धांतों में कितना फ़र्क। एक बोलता है हम सीधा टेढ़ा नहीं चलेंगे, एक बोलता है हम सीधा नहीं चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए तो राहु और गुरु जब मिलता है तो ग्रहण योग मतलब एक प्रकार का चंडाल योग हो जाता है। आदमी को कितना भी समझाओ वो सुनता ही नहीं। तो ये राहु अगर खराब यहाँ पे हो जाए तो ये इसको बोला गया है यहाँ पे कि वो अनाज का दान करें। ये जौ होता है, राहु को जौ से ही लिया गया है ज़्यादातर। लाल किताब जी, में राहु को जौ से ज़्यादा संबंध माना गया है कि जौ का प्रयोग करें, सोते समय सिरहाने रखें और जौ का प्रयोग करें, डोनेट करें या जौ को कहीं अंधेरी कोठरी में भी दबा देता है, तो भी इसका प्रभाव होता है। और मदिरा पान का सेवन तो करेगा ही, ये तो राहु का है और इसके कारण बर्बादी होती है, ये तो बिल्कुल, करेगा ही, वो कितना भी समझाए, कितना भी उसको ज्ञान दो, लेकिन ज्ञान का कोई प्रभाव उसको नहीं नहीं। है। और शनि भी यहाँ पे लाचार हो जाता है। तो लास्ट में
राहु रहने से स्थितियां बहुत खराब को पाई गई, क्योंकि वो रहते समझता नहीं। वो कितना भी धन दौलत कमाए तो राहु जो है उसको, राहु का जो सूंड है, हाथी का जो सूंड है, वो लोगों को फुफकार मार के डरवा के वो पैसा कमा लेता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कैसे भी कर। उसका ये सिद्धांत ही है। ये राहु का बात रही। अब 11th हाउस में केतु, अब बचे हमारे केतु ग्रह, वो का प्रभाव देते हैं। केतु तो बृहस्पति का भक्त है, और केतु जो है हमेशा अच्छे कार्यों में, अच्छे विचारों में अपना प्रभाव लगता है। केतु यहाँ पे रहने से जातक के, अगर केतु बहुत खराब प्रभाव होता है तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि 3rd हाउस में उसका क्या प्रभाव। केतु रहने से ये देखा गया है कि ज्यादातर जातक को पेशाब में प्रॉब्लम आते हैं, यूरिन में प्रॉब्लम आते हैं, बैक पेन हो जाता है, क्योंकि वहां से जो 5th हाउस, 5वां खाना है, वो बैक पेन का है। केतु खराब हो जाने से पीठ, रीढ़ की हड्डियां या पीठ पीछे जो होता है वो दर्द होता है, पेशाब में प्रॉब्लम आता है, या नर्वस सिस्टम कहीं न कहीं प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देता है। तो अगर यहाँ पे केतु अगर खराब हो जाता है तो 3-4 चीज़ों से बचना पड़ता है। अगर इस टाइप से कोई बीमारी होती है, सपोज़ किसी को बैक पेन हो रहा है या यूरिन में प्रॉब्लम आ रहा है या रीढ़ की हड्डियों में इस टाइप से है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो केतु यहाँ पे पहले सात्विक भोजन तो करना ही है। यहाँ पे किसी प्रकार का माल, देखिए 11th हाउस ऐसा घर है जिसमें कि कोई भी ग्रह हो, हमेशा अच्छे भोजन का सेवन करे, सात्विक भोजन करे या अच्छी भक्ति करे या मांस मदिरा का सेवन ना करे, नशे का सेवन ना करे, तो 11th हाउस में कोई भी ग्रह खराब परिणाम वो नहीं देता। देगा कब? इन्हीं के कारण। तो केतु है तो मूली का दान भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। मूली सिरहाने रखें, ऐसा प्रचलन बहुत है कि केतु अगर खराब है तो मूली जो है रखें सुबह, और मंदिर में जाकर के में दान करते हैं तो भी केतु का प्रभाव दूर हो जाता है। अगर उनको कहीं भी प्रकार के यूरिन में प्रॉब्लम होता है, पेशाब में प्रॉब्लम होता है या बैक पेन हो रहा है या नर्वस सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम, तो ये लाल किताब दिखता है कि चांदी का जो रिंग है, चांदी का जो रिंग है, अगर वो सफेद धागे में डाल करके अगर वो गले में पहन लेता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है इस टाइप की प्रॉब्लम कम होने लगती है। तो केतु खराब होना मतलब बॉडी के अंदर ये 3, पैसा का तो लॉस करते हैं, छल कपट जो होता है उसके साथ होते ही है। धोखाधड़ी जो होता है, चाहे उसके साथ हो, चाहे उसके बच्चे के साथ हो, चाहे उसके धन में हो, ये तो केतु के साथ जुड़ा हुआ विषय है, वो होता ही है। लेकिन सिकनेस की बात ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है कि आज हर घरों में इस तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं या सिकनेस होता है, तो उनका लाल किताब के हिसाब से अगर थोड़ा-सा उपाय कर लें तो हमको लगता है कि काफ़ी उनको राहत मिल जाता है, इसमें कुछ नहीं है। सफ़ेद रिंग जो है, चांदी का सफ़ेद रिंग स्क्वायर तो गोल हो, जो जॉइंटलेस, जॉइंट नहीं होना चाहिए, इसमें देखना पड़ेगा। जी। इसको अगर सफ़ेद धागे में अगर पहन लेते हैं तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये रहा 11th हाउस में नवग्रहों का प्रभाव कैसा रहा ठीक। और कहाँ-कहाँ असर अच्छा देता है कि खराब देता है। अब रह गया 12वां, जी, दोस्तों, न्याय, अब हम अंतिम पहुँच गए अपील। हैं अंतिम भाव, कि अंतिम 12वाँ भाव अपील। है, और हालाँकि समय लगभग 1 घंटे का हो गया है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आज हम इसको भी कंप्लीट करें और कल हम एक कुंडली एनालिसिस जो डॉक्टर विजयनाथ द्वारा है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं डॉक्टर विजयनाथ जी, 12वें भाव में विभिन्न ग्रहों के अकॉर्डिंग टू लाल किताब के क्या फल होंगे, ये जानते हैं। जी, डॉक्टर विजयनाथ जी। जी, अब 12वां घर, ये हमारे जीवन का अंतिम अपील है। इसके अलावा कोई घर बचा नहीं। खाना नंबर 1 से चल करके हम 12 खाने में पहुँचते हैं। ये जीवन का अंतिम अपील है, अब इसके पास कोई अदालत, कोई कोर्ट नहीं है। जो भी फैसला होना है, यही जीवन का लास्ट फैसला होता है। तो जो 11th हाउस का जो न्याय बचा है, वो अब 12वें घर में जाकर अंतिम फैसला हो जाए। करेगा। ये हमारे जीवन का कोर्ट का अंतिम फैसला कहाँ है? 12वां। इसके बाद अब कोई खाना नहीं। हमारा जीवन जो है यहीं लास्ट स्टेज में चल रहा है।
तो इसलिए हमारा खाना नंबर 12 जो है जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बचता है, क्योंकि जितना भी हमने कमाया जीवन में, जितना भी है, चाहे सामाजिक से लेके सब कुछ, अब इसमें क्या परिणाम होगा, हमारी क्या गति होगी या शरीर का क्या गति होगा, कहाँ जाएँगे, ये अब 12वाँ घर पूरा डिसाइड कर देता है। और ये भी माना गया है कि 12वें घर में जो भी ग्रह जाते हैं, ये अंतिम अपील है, तो खाना नंबर 2 का 25% प्रभाव जो है खाना नंबर 12 में अपने आप मिलता है। तो खाना नंबर 25 अच्छे ग्रह हैं तो कुछ अपील सुनी जाती है, या खाना नंबर 1 में कोई अच्छे ग्रह है तो भी अपील सुनी जाती है। अगर दोनों में मान लीजिए नहीं है, तो अपील कौन सुने? तब चंद्रमा डिसाइड करता है कि अब अंतिम फैसला चंद्रमा पे डिपेंड करता है। तो इसलिए खाना नंबर 12 बड़ा ही महत्वपूर्ण अपनी लाइफ का है। यहाँ पे सूर्य जाता है। सूर्य पावरफुल है और ये घर जो है बृहस्पति का है। ये मीन राशि जो होता है वो बृहस्पति का घर है, बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति इसका मालिक होता है। लेकिन यहाँ पे शनि और राहु भी अपना पूरा अधिकार रखते हैं, भले वो बृहस्पति का घर। तो जब सूर्य यहाँ पे रहता है, 12वें घर में सूर्य न्याय का कारक है। शनि से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का वो बिज़नेस या व्यापार करता है, तो यहाँ पे दिखा गया है कि वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी जातक शनि से संबंधित अगर कोई बिज़नेस या कोई व्यापार करता है, तब उसके जीवन में ग्रहण लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे राहु का भी घर है और शनि का भी घर, दोनों मिलकर के जो है सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य यहाँ पे है, अगर उसका जातक के जीवन में बदनामी का शिकार होना पड़ता है, कहीं न कहीं उसको आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। अगर सूर्य खराब हो जाए तो उसके जीवन में यही होता है कि रात को नींद नहीं आना, बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पे पैदा होती है। तो ये घर रात में आराम करने का आगाह है, एक जगह है, ये भी माना। तो यहाँ पे सूर्य अगर अच्छा है तो परिणाम देगा, नहीं तो इस पर भी ग्रहण लग जाता है, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव यहाँ पे क्षीण हो जाता है और सूर्य पे ग्रहण लगा देता है। इसीलिए देखा गया है कि सूर्य का यहाँ पे आना मतलब जातक को कहीं न कहीं आरोप-प्रत्यारोप लग जाता है, या गलत कानूनों में या गलत कार्यों में फँस जाता है, जिसको को पछतावा होता है। तो यहाँ पे सूर्य को थोड़ा-सा तकलीफ होता है, सूर्य यहाँ पे फँस यहाँ पे चंद्रमा चंद्रमा बोलता है। चंद्रमा क्योंकि ये मीन राशि है, तो जब चंद्रमा 12वें घर में आता है, तो आदमी का हाथ जो है, एकदम खुला हुआ रहता है। वो पैसा बेशुमार कमाता भी है, लेकिन उसके पास वो बचता-वचता नहीं है, दिन दूना रात चौगुना पैसा जो है वो खर्चा, और यहाँ तक कि तमाम परेशानियाँ का लेकर के सिर पे रख कर के वो घूमता है और जीवन के शुरुआती दौर पे पैसा बहुत कमाता है, लेकिन लास्ट में वो सब बहा देता है। लास्ट में उसके पास कुछ बचता नहीं। तो चंद्रमा जहाँ धन, दौलत, ऐश्वर्य यहाँ पे देता है, लास्ट स्टेज में बोलता है, सब कुछ उजाला देता है। तो लास्ट में चाहे बिज़नेस का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो ये देखा गया है कि शनि यहाँ पे और चंद्रमा जो है नुकसानदायक हो ही जाता है। हालाँकि उसको किसी प्रकार की यहाँ पे कमी नहीं पाई गई है, ऐशो-आराम करता है, खुले दिमाग का होता है, पैसा जो आता है बराबर खर्चा कर देता है, वो बचाव नहीं करता। क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ आओ न देखे ताव धन कमाता है, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पाया गया। तो चंद्रमा उसके दिमाग में कुछ भी डाल देता है और बाद में वही उसके पतन का कारण होता है। चंद्रमा यहाँ पे धन के मामले में भी अच्छा है, लेकिन लास्ट स्टेज में वो कर, तो यहाँ पे कोई भी उपाय के लिए अगर चंद्रमा खराब होता है, तो उसको ये बोला गया है कि बरसात का पानी अगर वो शीशी में बंद करके अपने पास रखता है,
तो 12वां घर पाताल का आसमानी पानी है। जैसे 6वां पाताल का है तो वैसे 12वां आसमानी पानी, इसलिए वहाँ जो पानी आसमान से गिरता है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर वो शीशी में बंद करके वो रखता है, अपने घर में पूजा-पाठ में रखता है, तो इससे कुछ अपने धन-दौलत मामले में वो बचा जाता है। कई कुंडलियों में हमने देखा हो कि चंद्रमा बाद में बहुत परेशानी का कारण जब तक उसके माता-पिता या माता-पिता के कमाया हुआ धन भी वो कभी-कभी बर्बाद कर देता है। क्यों? अपनी चाल-चलन से भी कर देता है, उसको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता। पैसा होते हुए भी वो बाद में कंगाल। अब इसके बाद मंगल की बात। मंगल यहाँ पे मांगलिक तो मानी ही गई है। यहाँ पे 12वें घर में मंगल जो है, खाना नंबर 12 में है, तो बद माना गया है। बद मतलब खराब। लेकिन अगर सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, तो मंगल जो है बद नहीं होता। और मंगल यहाँ पे लाल किताब सीधा लिखता है कि चूँकि ये राहु का भी घर है, मंगल जब यहाँ पे आता है, आदमी अपने जुबान का जो चस्का है, उसके कारण सब बर्बाद कर देता है। मतलब इतना बोलता है, किसी का बात वो सुनता ही नहीं। और जैसे ही वो बोलता है, तो लफड़ा शुरू हो जाता है। यानी वो जितना चुप रहे, उसको उतना फ़ायदा होता है। क्योंकि उसकी वाणी में ही ऐसी बात उठती है कि किसी को अच्छा नहीं लगता। भले वो कुछ भी बोले अपने हिसाब से, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पे मंगल जो है, उसका ये बोला गया है कि जितना भी चुप रहेगा मंगल, उतना फ़ायदा कर देता है। और ऊट-पटांग खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं लाइफ़ में। और यहाँ तक कि ये देखा गया है कि अगर मंगल 12वें घर में है, तो बड़े भाई की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं। अगर उसका बड़ा भाई है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो उससे, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं पाई गई है। और बड़ा भाई जो है, अगर है भी, तो उसकी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक जीवन जो है, कहीं न कहीं वो संघर्ष में बीत जाता है और संकट में बीत जाता है। ये देखा गया कि अगर मंगल है, तो बड़े भाइयों के लिए बहुत अच्छा नहीं बा भले वो है कि नहीं है, तो बड़े भाइयों के लिए ज़्यादा शुभ संकेत यहाँ पे नहीं। लेकिन जिसका मंगल है, वो अपने आप में ठीक रहेगा, लेकिन उसको किसी की सहायता उसको भी नहीं मिलती। उसको भी ज़्यादा सहायता किसी से मिलता नहीं। लेकिन वही है, उसका जो व्यवहार है, तीखापन रहता है, जिसके कारण उसको कोई लाइक नहीं करता। बाकी धन-दौलत के मामले में वो ठीक है, वो सफल है, पैसा कमाता है, धन-दौलत उसके पास रहता है, गरीब नहीं रहता है। जिसका मंगल 12वें में है, वो गरीब नहीं रहता। अच्छे-अच्छे अधिकारी को भी देखा गया है, अच्छे से सर्विस वालों को भी देखा गया है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान मंगल पारिवारिक जीवन में भी उतना नहीं करता है। अगर किसी भी प्रकार की है, तो मीठा खाए, लाल-रुमाल रखे, अगर मंगल का है, तो ये सब कर सकता है, इससे उसका बचा रहता है। अब इसके बाद हम बुध की बात करते हैं। बुध 12वें घर में अगर बुध आ जाता है, तो बिज़नेस व्यापार के मामले में या ऐसे जातक जो सर्विस कर रहे हैं या जिनका नौकरी में प्रमोशन होता है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे बुध जो है आसमान में गाँठ लगा दिया। जी, नीच नीच राशि आएगी, मतलब राशि में। हाँ, मतलब गाँठ बाँध दिया। तो बहुत सारा चीज़ छठवें घर पे ही डिपेंड करता है। अगर बुध है, तो छठवें घर को भी देखना पड़ता है कि कौन-सा ग्रह बैठा हुआ, इसका असर जो है 12वें में वो मिलता है और उसी एज के अनुसार वो उसमें परेशानी को देता है। तो बुध जो है आसमान में ऐसा गाँठ लगा दिया कि जल्दी कोई खुलता ही नहीं। आदमी परेशान है, गाँठ खुलती नहीं अनुभव में मैंने और गाँठ है डॉक्टर साहब कि ऐसे व्यक्ति की बिज़नेस की बुद्धि नहीं होती है।
और ये भी नहीं नहीं होती। है कि ऐसा आदमी भावुकता के कारण बिज़नेस में नुकसान उठा लेता है। तो इसलिए लाल किताब वाले बोलते हैं कि बुध 12वें जिसके हो उसको बिज़नेस नहीं करना चाहिए और हम्म। करे तो वो भी कैश का बिज़नेस करे, एडवांस का बिज़नेस करे, लोन या कर्ज पे काम ना करे। जी, जी। व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में प्रमोशन बहुत कम होता है, नाना प्रकार की परेशानियां होती है, क्योंकि बुध वही तो है ना, वो गांठ लगा दिया है। राहु वहां पे, शनि बैठा हुआ है, लेकिन शनि के साथ अगर बुध होता तब उतना असर खराब नहीं, या सूर्य के साथ अगर बुध बैठता तो भी खराब असर नहीं। तो दो का चीज ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। अगर शनि के साथ बुध वहां तो नुकसान नहीं, या शनि अगर बुध के साथ है तो भी नुकसान नहीं, बाकी के साथ होता है इसका। और अगर बुध है तो वही लाल किताब का उपाय है कि ऐसे जातक गुरु का उपाय करे। मतलब पीला धागा जो है अगर वो गले में बांध लेता है तो इन सब दुष्परिणाम से वो बच सकता है। मतलब उसकी बुद्ध ये बोलता है कि तुम्हारी दुर्गत नहीं होगी, तुम दुर्गत से बच जाओ। तो बुद्ध जो है यहाँ पे दुर्गत, इतना दुर्गत डाल देता है कि आदमी को समझ में नहीं आता। तो दुर्गत से बचने के लिए अगर वो पीला धागा, रेशम का पीला धागा अगर गले में वो पहन लेता है तो उसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। हमने तो किया हो, लोगों का प्रमोशन भी हुआ है। जब धागा पहन लिया तो लोगों का प्रमोशन भी अच्छे से हुआ, और यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम में भी कहीं न कहीं परेशानी उनको आती है। हेल्थ में सिकनेस पैदा करता है। ये रहा बुध का। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। बुध के बाद बृहस्पति। बृहस्पति खाना नंबर 12 उसी का घर है, लेकिन यहाँ पे भी बृहस्पति धर्म, पूजा पाठ, कर्म कांड, उपदेश, जितने भी चीजें हैं उससे वो धन कमा सकता है। धन का जो आवक है, जो धन का कमाना है, इन्हीं माध्यम से वो कमा सकता है। क्योंकि गुरु दूसरा घर उसका पक्का है, तो ऐसा ही बोला गया है कि कभी-कभी गुरु भी समाधि में चला जाता है। तो सेकंड हाउस का जो प्रभाव है वो 12 में आता है। तो कभी-कभी गुरु भी समाधि में चला जाता है। तो धर्म के हिसाब से या धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक पूजा पाठ या इससे संबंधित अगर बृहस्पति है तो कुछ पैसा वो अपने जीवन में कमा सकता है। लेकिन कुल मिला के बृहस्पति यहाँ रहने से शनि की कृपा मिलती है, इतना बुरा असर नहीं देता। लेकिन उसका ये है कि अगर बृहस्पति वहाँ पे है, अगर किसी को कुछ उपदेश भी देता है तो लोग सुनते भी नहीं, जी। 12वां सुनते भी नहीं, उसकी बात को निग्लेक्ट कर देते। तो इसलिए बृहस्पति पीड़ित हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? इतना अच्छा चीज़ बता रहा हूँ लेकिन कोई मतलब सुन का नहीं। बृहस्पति वहाँ पे पीड़ित हो जाता है। तो बृहस्पति पीड़ित है तो चाहे वो राहु का उपाय करे, चाहे शनि का उपाय करे, चाहे बृहस्पति का खुद उपाय करे, तो जा करके इसको थोड़ा-सा फायदा। उसके बाद आता है शुक्र का। बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, जल्दी-जल्दी हो जाए। अब शुक्र का। शुक्र को कहीं भी शुक्र गाय, शुक्र लक्ष्मी, शुक्र पत्नी, और जो 12वें घर में शुक्र बैठता है तो कुछ का मानो होता है। लक्ष्मी, मानो धन दौलत उसके घर में स्वयं है। किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो शुक्र जो है खाना नंबर 12 में, चूंकि ये मीन राशि है काल पुरुष के हिसाब से, जिस प्रकार से समुद्र में मछलियां जो है प्रसन्न होकर के इछला करके चल रही हैं, उसी प्रकार जब शुक्र आता है तो आदमी जातक जो है जीवन में ऐसे चलता है, ऐसे प्रसन्न रहता है, ऐसे मछलियां जो है समुद्र में खूब भ्रमण कर रही हैं, उनको कोई चिंता नहीं। और जब पानी की कमी हो जाती है तो मछलियां तड़पने लगती। तो यहाँ पे शुक्र रहने से जीवन अति आनंदित हो जाता है। इसी टाइप से जीवन महसूस करता है, जिस प्रकार से मछलियां जो है वो समुद्र में या समुद्र की लहरों में उछाल मारती रहती है।
वैसा जातक जो है जीवन में करता है। तो यहाँ पे धन दौलत के मामले में नहीं होता है। और जैसा कि शुक्र जो है, शुक्र के रहते हुए आदमी की जब शादी होती है और जिसके खाने में शुक्र 12वें में बैठ गया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए लागू होता है। तो जो भी होता है, आदमी का जो भी संकट है, स्त्री स्वयं अपने जिम्मे ले लेती है। भले वो अपने को बीमार होकर कैसे भी करके जीवन चलाए, लेकिन आदमी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं आता। तो देखा गया है कि जिसका शुक्र 12वें में है और शादी के बाद अब देखेंगे तो स्त्रियों के स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो जाती, क्योंकि जो संकट आदमी पे आने वाला है वो खुद स्वयं ले लेती, वो झेलती, इसलिए उसको तकलीफ। अब उस तकलीफी को दूर करने के लिए तो कुछ तो उपाय लाल किताब में बताया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो आखिर में एक बचाव भी तो है। तो बचाव के लिए दे गया कि नीला फूल जो है, पत्नी का अगर स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जाए तो नीला फूल जो है ले जा करके 43 दिन तक तो करना ही चाहिए। अगर कोई जातक नहीं भी कर पाता तो जितना भी करेगा उसका फायदा तो होगा। तो वो जाकर के नीला फूल जो है वीरान जगह जहाँ की किसी का आवक जावक ना हो, वहां पर जा करके वो दबाए। दबाने का भी सिस्टम दिया हुआ है कि किसी के लकड़ी के सहारे उसको खोद लिया जाए और उसको नीला फूल वही वो दबा दे। दबाने के बाद जो लकड़ी से खोदा गया है वो भी वहीं रख दे, उसको लाने की जरूरत नहीं। अगर वो ऐसे वीरान जगह में दबा देता है और दबा के चला आए तो दिनों दिन पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो सुधरने लगता है। तो नीला फूल वाला बहुत बढ़िया उपाय है और क्रिटिकल में किया भी गया है और काफी राहत मिला है। भले वो गाय का दान करे, डोनेट करे, वो अच्छी बात है। सफेद गाय का अगर डोनेट करते हैं या तो डोनेट कर दे, अगर नहीं कर पाते तो गाय का डोनेट कर दे। बहुत सारे उपाय हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि अधिकतर डॉक्टर विजयनाथ जी ये प्रश्न आता है कि नीला फूल, अब गांव देहात में तो मिल जाएगा, शंख पुष्पी का फूल होता है, मिल जाएगा, और काफी हद तक साउथ इंडियन टेम्पल्स में भी मिल जाता है, जलकुंभी का फूल भी होता है, लेकिन साधारण रूप से नीला फूल आसानी से नहीं मिलता है। तो इसके लिए कुछ विद्वान नीले कंचे ही बोलते हैं, तो क्या वो उपाय भी इफेक्टिव रहेगा उतना? अब नीला फूल में कोई किसी प्रकार का फूल हो उसमें कोई भेद नहीं बताया, केवल नीला फूल होना चाहिए। उसमें ऐसा बताया नहीं कि नीला फूल इस टाइप से होता है। ज्यादातर नहीं, हम लोग नीला फूल वही जो लोग गार्डन में जो लगाते हैं दिखता है, हम लोग वही यूज किए। और सवाल। अगर मान लीजिए नहीं भी रहता है जी। तो गाय का डोनेट कर दें, अब सबसे सर बढ़िया सफेद गाय को अब डोनेट कर दें। अब सर गाय डोनेट करना भी तो आज की तारीख में इतना आसान नहीं होगा, तो वो कुछ विद्वान बोलते तो हैं कि ठीक है। नीले रंग के जो अब काले है, कंचे होते हैं वो भी आप शाम के वक्त जमीन में दबा सकते हैं। तो हमने अनुभव में पाया कि महानगर के हिसाब से ये उपाय भी इफेक्टिव रहा है। हालांकि नीले कंचे मिलना कंपेटिवली नीले फूल से ज्यादा आसान है। जी। हाँ ये बात तो है कि नीला फूल समय पे नहीं मिल पाता, हम लोग भी देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल। तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। जी, वो हो सकता है। ये तो कर सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी की आराधना करें, तो भी तो उनको फायदा हो। गाय की सेवा करें, अगर नहीं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। किसी न किसी भी। तो बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, जैसा चाहे अपनी सुविधा के अनुसार वो कर लें। लक्ष्मी का पूजन करें, लक्ष्मी की सेवा करें, तो भी अति उत्तम है। गाय को अगर डोनेट हो जाए तो गाय मतलब बछिया अगर डोनेट कर देते हैं तो कर दें, अगर उपलब्ध है तो, नहीं है तो जाने दें। तो जो उपाय उपलब्ध है आसानी से वो उसका कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है इलाज जो बोला है यही उपाय किया। बहुत सारे उपाय रहते हैं, 10-10, 15-15 उपाय दिया गया है, उसमें से कोई भी कर सकता है। और जितना कर देंगे तो अति उत्तम है, उसका लाभ उनको मिलेगा। और इसी प्रकार से हम चलते 12वें शनि। शनि का। शनि शनि 12वें घर में, जिस जातक की कुंडली में शनि 12वें में बैठ जाता है तो यह शनि साफ है, शेष नाग।
इसको शेषनाग बोला गया। शनि को शेषनाग बोला। जिसके घर में शनि 12 में बैठ जाए तो समझ लीजिए कि शेषनाग की कृपा उसको मिलती। उसके रहते में किसी भी प्रकार की परेशानी घर पे नहीं आती। भले वो धन के मामले में कैसा है, अच्छा है कि खराब है, लेकिन हाँ, शनि अगर 12वें घर में है, तो भी किसी भी मामले में किसी के सामने इतना स्थिति वो गिरने वो नहीं देता। जातक की जीविकापार्जन जो भी है, वो शनि कोई न कोई रास्ता वो खोल देता है और उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि शनि जब 12वें में बैठता है तो शेषनाग की कृपा उसको मिलती है। लेकिन उसका ज़िम्मेदारियाँ इतनी रहती है कि वो ज़िम्मेदारियों से फुर्सत नहीं हो पाता, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेती है, उसको इसके अलावा कोई जगह नहीं मिलती। तो शनि यहाँ पे जातक को गृहस्थ में फँसा देता है, वो पूरी तरह लाइफ़ में फँसा रहता है, जल्दी निकलने की कोशिश नहीं करता और उसकी आमदन या जातक का जो है किसी भी प्रकार का बुरा असर नहीं पड़ता। ना उसकी जीविका पे बहुत यहाँ तक कि लंबी उम्र भी देखा गया है। ऐसा जातक जो है लंबी उम्र भी 90 साल तक वो आराम से जीता है। लेकिन हाँ, शनि अगर 12वें घर में है तो अंदरूनी रूप से जातक जो है पीड़ित रहता ही है। जिसको बोलते हैं कि दिल से वो हँस नहीं पाता, क्योंकि उसके पास कई ज़िम्मेदारियाँ बंधी हुई, उस ज़िम्मेदारियों से निकल नहीं पाता। लेकिन शनि 12वें घर में गलत काम करने नहीं। तो शनि को यहाँ पे शेषनाग की कृपा मानी। इसी प्रकार से राहु, अब राहु बोल देने से फिर वही बात आती है कि 11th हाउस। राहु अगर 12वें या खाना नंबर 12 में बैठा हुआ है तो आदमी शहंशाह हो जाता है। धन दौलत का खर्चा करने की कोई सीमा नहीं रहती। और अगर उसके साथ मंगल ही बैठ जाए तो ऐसा जातक को देखा गया है कि उसका जो धन दौलत है, जो पैसा है, घर के रिश्तेदारों में वो हमेशा खर्चा होता वो रहता है। चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई रिश्तेदार, जब देखो तो उसका रिश्तेदारी में पैसा, उसका भाई बंधु में जो भी है पैसा, जो भी कमाया रहता है, वो धीरे-धीरे वो खर्चा होता रहता है। यानी इतने दरवाजे खुल गए हैं कि वो पैसा उसका जो है वो बचता नहीं और कहीं न कहीं वो खर्चे का रास्ता वो बना रहता है और जीवन भर वो पैसा जो है वो खर्चा करता रहता है। चाहे पारिवारिक हो, चाहे बहन-बेटी हो, यानी उसका पैसा जो भी है, यहाँ पे राहु बैठ जाए तो उसका खर्चा जो भी है बहन-बेटियों पे ही खर्चा। और अगर मंगल, अब यहाँ पे बिल राहु जब मंगल बैठता है तो देखिए यहाँ पे मंगल बुरा प्रभाव नहीं देता। राहु के साथ जब मंगल बैठता है तो मंगली नहीं बोला गया है लाल किताब का सिद्धांत। किसी को इससे भ्रमित हो सकता है अगर मंगल बैठ जाए तो राहु बहुत पारिवारिक जीवन में खराब करेगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। केवल खर्चा जो है आपका बढ़ा देगा। जब देखो खर्चे की तंगी वो बनी रहती है। अरे वो कहाँ से खर्चा निकल जाता है ये उसको खुद को पता नहीं। तो ऐसे में ये लाल किताब निर्देश देती है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, ज़्यादा शोबाजी वो ना करे। किसी ने कुछ ताव चढ़ा दिया तो आदमी कुछ नहीं देखता। जो भी धन दौलत है बेशुमार खर्चा कर देता है। ऐसे जगह वो बचें, ज़्यादा शो में ना आए। यहाँ पे राहु जब 12वें में बैठता है तो आदमी शोबाजी ज़्यादा करता है। यानी वहाँ ना देखता ताव, कहाँ खर्चा था, अपने लिमिट से बाहर खर्चा कर देता है उसको और बाद में उसको परेशानी का कारण वो बनता है। तो राहु यहाँ पे अगर है तो बृहस्पति की सहायता ले सकता है, केसर का तिलक लगाएँ या बृहस्पति संबंधित जो भी उपाय है, वो अपने जीवन में करे। चाहे वो पीला कपड़ा का दान दे, चाहे उसमें पीले कपड़े में चने की दाल दे करके वो मंदिर में दान करे, जैसा चाहे। चाहे वो केसर का यूज़ करे, तो भी इसको जो ऊट-पटांग जो खर्चे हैं, वो बचना चालू हो जाए। इसी प्रकार से हम लास्ट अंतिम है केतु, ग्रहों का भी अंतिम है, खाना नंबर भी अंतिम है। बिल्कुल। तो केतु 12वें घर में बहुत ही
शुभ माना गया। ज्ञानी, तपस्वी, धार्मिक जितने भी लोग हैं, ये सब केतु का 12वें घर में माना गया है। केतु 12वें घर में है तो निश्चित है जातक जो है धर्म कर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में या ऐसे कार्यों में जो जनहित में हो, उसके लिए वो काम करता है। और जिसका केतु 12वें में है तो वो घर का एक भाग्यशाली भी माना जाता है। और केतु अगर 12वें में है तो अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लाल किताब जो है अब ऐसे लोगों को संतान है कि नहीं है, यहाँ पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हमारे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अगर होंगे भी तो बहुत कम होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है कि संतान है। संतान के मामले में यहाँ जो है केतु थोड़ा-सा कमज़ोर है। बाकी धन, दौलत, ज्ञान, बुद्धि बहुत अच्छा माना गया है इसको केतु का और दुनिया में नाम कमाता है वो। और अंतिम समय जब होता है, करीब 48 साल के बाद, तो इसका दिन दूना, रात चौगुना उन्नति होती पाई गई। तो केतु वहाँ पे रहने से ये देखा जाता है, अगर 6वें घर में राहु के साथ बुध है, तो 22 साल में चंद्रमा है, तो 24 साल में गुरु है, तो 16 साल में शनि है, तो अ, 36 साल के बाद बुध है, तो 34 साल के बाद ऐसा उन्नति उनको पाई गई है। तो ये डिपेंड करता है कब ग्रहों का कि 6वें घर में कौन-सा ग्रह है, तो उसके हिसाब से वो उसके लाइफ में उन्नति को देता है। तो यहाँ पे केतु जो है बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया है और मोक्ष का कारक है, तो यहाँ पे आदमी सब कुछ प्राप्त करने की वो कोशिश करता है जो जीवन में उसको मिला नहीं है और अंतिम अवस्था में वो नाम, कामा, यश, धन, दौलत सब छोड़ देता है। ये रहा। बहुत सुंदर सर। तो आज हमने जाना 10, 11 और 12 भाव में लाल किताब के जी, अकॉर्डिंग विभिन्न जो ग्रह जाएँगे, वो किस प्रकार से फल देंगे और जो हमारे नए दर्शक हैं, उनको मैं बता दूँ कि पूर्व के अंक भी अवश्य देख लें। डॉक्टर विजयनाथ जो कि बहुत अच्छे लाल किताब विशेषज्ञ हैं, इलाहाबाद से हैं। इन्होंने 1 से लेके 12 भाव में विभिन्न ग्रहों की जो प्रिडिक्शंस हैं और जो उपाय हैं, वो बताए हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लाल किताब है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि लाल किताब राशियों को नहीं मानती है, वो भाव या खाना नंबर से बात करती है। तो हमने कोशिश की कि विभिन्न खाना नंबर के हिसाब से आपको एक अच्छे विशेषज्ञ से ये बताएँ कि जब ग्रह वहाँ बैठेगा, तो वो किस प्रकार के फल देगा और उसके क्या उपाय कर सकते हैं। तो डॉक्टर विजयनाथ जी, आपसे कल फिर मुलाकात होगी और कल हम एक कोई कुंडली लेंगे और उसपे हम एक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कुंडली को देखा जाए और किस प्रकार से लाल किताब के द्वारा कुंडली क्या फलित देती है। और मैं चाहूँगा कि कोई अच्छी-सी कुंडली हम लोग लें जो कि सेलिब्रिटी की हो, जिससे कि अधिकतर लोगों को समझ में आए कि कुंडली किस प्रकार से देखी जाती है, क्योंकि लाल किताब में कुंडली देखना भी एक बहुत बड़ी बात मानी गई है, इतना आसान नहीं होता, उसके कई सारे सूत्र लगते हैं। लगभग 12,667 सूत्रों की जानकारी दी गई है, माना जाता है। तो कल हम बात करेंगे इसी विषय पे और एक कुंडली के साथ, सेलिब्रिटी के साथ, तो वो आप देखेंगे कि किस प्रकार कुंडली देखी जाती है और क्या उसका इंटरप्रिटेशन होगा। तो रहिएगा हमारे साथ और इसी क्रम को आगे ले जाते हुए अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।